नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम जो शिक्षा के अभिकरण एक हमारा टॉपिक है उत्तराखंड एलटी का, उसमें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का अभिकरण, इससे रिलेटेड हम टॉप 45 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसके अलावा इस तरह के हम कई वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर पे भी वीडियो करवाया है, उसके सारे क्वेश्चन, इंडियन एजुकेशनल थिंकर के भी वीडियो करवाए हैं, उसके सारे क्वेश्चन। इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूनिट 1 प्रैक्टिस सेट करके। तो इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स पे कराए हैं। जो आपका फिलॉसफी ऑफ स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, उसमें आपका आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये सब पे, और इससे पहले शिक्षा का अर्थ प्रकृति वाला वीडियो आपको कल ही देखने को मिला था। तो फाइनली आज शिक्षा के अभिकरण और इस यूनिट का लगभग हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। इनको आप रिवाइज करेंगे एक दो बार, तो ये आपको परीक्षा में हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का शिक्षा के अभिकरण में, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र किसने कहा था? पहला क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका सुकरात ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र कहा था। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रारंभिक शिक्षा में तो अपना नियंत्रण एवं हस्तक्षेप रख सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। यह कथन किस शिक्षाविद का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि प्रारंभिक शिक्षा में तो राज्य जो है अपना हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा में राज्य का नियंत्रण उचित नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर स्टेटमेंट आपको मिलेगी, तो अगर आपको वो पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर पता नहीं है तो आप उसको नोट डाउन करिए और उसको रिवीजन करते रहिए बीच बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये एडम स्मिथ का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आयोगों और समितियों को नियुक्ति करना कार्य है। जो आयोग होते हैं या समितियां होती हैं, उनका नियुक्ति करना किसका कार्य है? तो इनमें से इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार जो है आयोग और समितियों की नियुक्ति करती है। राज्य का प्रमुख कार्य है। राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? विद्यालयी व्यवस्था को नियंत्रित रखना राज्य का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य तथा समाज में अंतर होता है। राज्य और समाज में क्या अंतर होता है? तो राज्य में देखो सत्ता विषयक भी अंतर होता है, काल विषयक यानी कि समय विषयक अंतर होता है, क्षेत्र विषयक भी अंतर होता है। उपरोक्त तीनों ही सही है। तो तीनों तरह के अंतर जो है राज्य और समाज के बीच में है। अगला स्टेटमेंट है फिर से इम्पोर्टेंट, और ये स्टेटमेंट है कि राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है, राज्य परिवारों एवं गांवों का एक संघ है जिसका लक्ष्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना, जीवन की प्राप्ति है। तो ये कथन जो है आपका, ये अरिस्टोटल का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विद्यालय के कार्य होते हैं। विद्यालय के कार्य, तो ये देखिए, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, प्रतिरूप मतलब मॉडल्स, नए मॉडल्स का निर्माण एक तरह से। तो सही आंसर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय अनुभव तथा क्रिया के केंद्र होते हैं, यह कथन है। तो ये कथन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, अगेन श्री सैयदेन का कथन है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस ध्येय से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य बालकों की तैयारी में सहायता मिल सके। यह परिभाषा विद्यालय के संदर्भ में किसने दी है? तो अगेन नोट करके रख लीजिए ये परिभाषा को, ये जे.एस. रॉस की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालकों की गृह शिक्षा निम्न सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गलत है? गृह शिक्षा के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से गलत सिद्धांत कौन सा है? इनमें जो सिद्धांत है, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है, भेदभाव रहित व्यवहार है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा है, मौज मस्ती का आचरण जो है ये सिद्धांत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता, तो ये हमने थ्योरी सेक्शन में सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, छात्रों में किस प्रकार के अनुशासन पर बल देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कल भी हमने डिस्कस किया था आंतरिक अनुशासन। जनतंत्र वह सरकार है जो जनता को जनता द्वारा और जनता के लिए है। यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा तो सभी को याद ही होगी, अब्राहम लिंकन की, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के हृदयालिंगन के बीच से पढ़ता है। यह कथन किसका है। यह स्टेटमेंट, अगेन मैंने कहा कि स्टेटमेंट आपको जरूर ध्यान रखनी है, फिर से इम्पोर्टेंट है। और इसका जो आंसर है वो है, ये स्टेटमेंट मेजिनी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि बालक जो है नागरिकता का पहला पाठ माता के चुंबन से और पिता के हृदयालिंगन से के बीच पढ़ता है। अगला देखिए, मैकाइवर तथा पेज थे। तो मैकाइवर और पेज जो हैं फेमस हैं। मैकाइवर तथा पेज एक शिक्षा शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, ये समाजशास्त्री हैं। ये मैकाइवर और पेज समाजशास्त्री हैं जो शिक्षा के सामाजिक एक तरह से समाजीकरण और शिक्षा है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। समाजशास्त्री हैं ये मैकाइवर एवं पेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षा का प्रसार का औपचारिक साधन है। औपचारिक बताना है, जहाँ पर क्या होता है, नियम होते हैं, कानून होते हैं, समय जो है फिक्स होता है, समय होता है, एक निश्चित समय होता है, और निश्चित जो है पाठ्यक्रम होता है, वो क्या है, औपचारिक साधन है। हमने थ्योरी में डिस्कस किए हैं ये सारी चीज़ें। तो औपचारिक साधन इनमें से कौन सा है। तो इनमें से औपचारिक क्या हो जाएगा, मदरसा जो है औपचारिक हो जाएगा। बाकी प्रवचन कहीं भी हो सकता है, खेल कूद पत्राचार, ये आपके अनौपचारिक साधन है। व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। यह कथन किसका है। जो व्यापक अर्थ में अगर लें तो पूरा ही वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का एक साधन है। ये स्टेटमेंट आपका थॉमसन महोदय का है। ऑप्शन नंबर ए। और अगेन इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नोट कर लीजिए। शिक्षा के अनेक साधन ही कहे जाते हैं। शिक्षा के अनेक साधन क्या कहे जाते हैं। तो इनमें से सक्रिय भी और निष्क्रिय भी होते हैं। तो उपरोक्त दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षा के विभिन्न साधन हैं। तो शिक्षा के औपचारिक भी हैं, निरौपचारिक भी हैं और अनौपचारिक भी हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। जो परिवार में शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सही है, खेल द्वारा शिक्षा विधि, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो ये सारे ही सिद्धांत जो है परिवार शिक्षा के हैं। अगला देखिए, घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो मुख्य सिद्धांत इनमें से चुनना है घर में शिक्षा का। तो पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, केवल पुस्तक द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, कठोर अनुशासन। तो इनमें से खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत जो है घर में शिक्षा का मुख्य सिद्धांत। यानी देखिए, सिद्धांत आपके सारे सही लग सकते हैं, लेकिन मुख्य कौन सा है, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है। विद्यालय बचपन के घर हैं, किसका कथन है। अगेन इम्पोर्टेंट है, विद्यालय बचपन के घर हैं। ये स्टेटमेंट आपका है मॉन्टेसरी का, मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति भी दी थी। तो शिक्षण की मॉन्टेसरी पद्धति। शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है। तो घर का क्या कार्य होता है। घर का कार्य होता है बालक का भावात्मक विकास करना। बाकी देखिए, मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, बालक की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं है। तो बालक का भावात्मक विकास करना जो है घर का कार्य होता है। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। तो अच्छा घर या अच्छा परिवार हम किसे कहेंगे, जिसमें आवश्यक गुण क्या हो, जिसका वातावरण जो है सुखद हो और प्रेम पूर्ण हो। ऐसा घर और परिवार जो है, परिवार के ये आवश्यक गुण हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, भावात्मक संतुलन भी होना चाहिए, जिसमें परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो। तो ये तो उल्टा ही हो गया। जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में, तो आवश्यक, सबसे आवश्यक इम्पोर्टेंट जो इसमें सुखद और प्रेम पूर्ण वातावरण होना चाहिए। अगला देखिए, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से स्टेटमेंट है आपके लिए, और ये स्टेटमेंट आपकी है पेस्टोलॉजी की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। देखिए अगेन फिर से इम्पोर्टेंट है, सारी स्टेटमेंट ले ली है मैंने, जो कि कुछ थ्योरी सेक्शन में नहीं कवर हो पाई थी। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वार दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। यह कथन किसका है। तो ये कथन आपका कमीनियस का है।
सॉरी, ये कथन आपका फ्रोबेल का है। फ्रोबेल का ये कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। अगला है, व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। यह कथन किसका है? अपने पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है, तो ये कथन आपका जे.एस. मिल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सार्वजनिक शिक्षा जिसका उद्देश्य भावी नागरिकों का सुधार करना है, ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जिसे राज्य दूसरों के हाथ में नहीं सौंप सकता है। यानी जो एजुकेशन है हमारा, इसको राज्य को दूसरे का हाथ में नहीं सौंप सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य भावी नागरिकों का निर्माण करना है। यह कथन किसका है? तो अगेन इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये स्टेटमेंट आपका पिंकविच का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर देखिए, शिक्षा की रक्षा और विकास करना किस विचारधारा की मान्यता है? शिक्षा की रक्षा और विकास करना कौन सी विचारधारा की मान्यता है? सही आंसर आपका हो जाएगा मध्यम मार्गीय, यानी जो मिडिल पाथ वाला सिद्धांत था कि मिडिल पाथ सुना होगा, बुद्ध का मिडिल पाथ, तो उसी मार्ग के जो विचारधारा है उसका एक तरह से मान्यता है कि शिक्षा की रक्षा और विकास करना। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण को बुराई माना है। शिक्षा पर राज्य का जो नियंत्रण रहता है उसको आवश्यक बुराई मानता है बेंथम। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से परिवार के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? परिवार के शैक्षिक कार्य, सीखने का प्रथम स्थान है, कर्तव्य पालन की शिक्षा देनी है, बालक के समाजीकरण का आधार है, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला देखिए, परिवार समूह की प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में बीतता है। अब यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये आपका बोगार्ट्स का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्न में से परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के कौन कौन से उपाय हैं? तो प्रभावशाली साधन बनाने के पैतृक प्रभाव भी होंगे, मानसिक वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक वातावरणीय प्रभाव, तो उपरोक्त सभी जो हैं सही आंसर हो जाएगा। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो राज्य कौन सा साधन है? औपचारिक है, अनौपचारिक है? तो राज्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण संबंधी निम्न विचारों में से कौन सा विचार सही है? कौन सा विचार इनमें से सही है वो बताना है। तो शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है, ये किसी ने कहा था, बेंथम ने कहा था, लेकिन मान्य तो नहीं है ना। शिक्षा को न तो राज्य के नियंत्रण से पूर्ण मुक्त होना चाहिए और ना उस पर पूर्ण रूपेण राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। राज्य इस तरह से भी नियंत्रित ना करे कि बिल्कुल अपनी मनमानी कर दे, और बल्कि क्या करे कि नियंत्रण तो होना चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अर्थ है। तो आधुनिकीकरण भी हमने पढ़ा था, मॉडर्नाइजेशन। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है आपका परंपरागत समाज का आधुनिकता की ओर उन्मुख होना। जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसको मॉडर्न सोसाइटी में चेंज होना ही आधुनिकीकरण है। समुदाय शिक्षा किस प्रकार का साधन है? जो समुदाय शिक्षा है, सोसाइटी एजुकेशन, वो किस प्रकार का साधन है? तो वहाँ पर क्या है, कोई समय नहीं है, किसी से भी, किसी दोस्त से, सगे संबंधियों से सीख सकते हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा हो गया। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? तो घर से होता है, गृह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सर्वप्रथम दूरस्थ जो मुक्त विश्वविद्यालय है यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इसका कहाँ स्थित है? तो पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी थी ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, अभी हमारे सिलेबस में है आगे। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किस स्तर की शिक्षा के उपलब्ध कराने की बात की गई है? तो ये साधन जो हैं ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, टेलीविज़न, रेडियो एवं प्रेस शिक्षा के किस प्रकार के साधन हैं? टेलीविज़न, रेडियो और प्रेस, तो ये किस प्रकार के साधन हैं? ये सारे अनौपचारिक हैं, क्योंकि आप टीवी कभी भी देख सकते हो, रेडियो, प्रेस, ये सब जो हैं अनौपचारिक हैं। कोई समय निश्चित नहीं है, कितना पेपर पढ़ोगे आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कहीं लिखा हुआ कि आपने पूरा पेपर ही पढ़ना है। आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य है, आर्थिक व्यवस्था का क्या तात्पर्य है इनमें से? तो क्या होगा, धन का यानी मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ,
धन का संग्रह और वितरण करना, ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट होता है आपका। अगला देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों का तात्पर्य है, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है कि सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत में पाए जाने वाले नियम व आदर्श। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट अब तो रट जाना चाहिए, डीवी का है, कई बार मैं ही रिपीट करवा चुका हूँ। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाली संस्था का नाम है, जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देती है, उस संस्था का नाम बताना है। तो उस संस्था का नाम है राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ये यूनाइटेड नेशन, ये यूनेस्को है, ये यूनेस्को एजुकेशनल यूनेस्को। चलिए, आप यूनेस्को की फुल फॉर्म, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। आपने कितने मार्क्स लाए इस पेपर में, आउट ऑफ 45 कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं वो भी बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में उसमें सुधार कर सकें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।